नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर, आप देख रहे हैं द पैराडाइज़। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो हमारा 12th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था, उसके हमने बहुविकल्पी देखे थे, ठीक है? तो आज हमारा जो चैप्टर 2 है, तो उसका हम राजा, किसान और नगर, उसका हम बहुविकल्पी देखेंगे, ठीक है? जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, पहला सवाल है आपका, आरंभिक राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? अब देखिए, प्रश्न को समझना ज़रूरी होता है, ठीक? जब राज्यों का उदय हो रहा था, ठीक है? तो उससे पहले लोग जंगलों में रहा करते थे, ठीक? तो या बस्तियों में रहा करते थे। तो सीधी-सी बात है कि वहाँ पर देखिए आपका ये जो कला का विकास है, वो तो नहीं हुआ। कला का विकास कारण नहीं था, ठीक है? क्योंकि कला का विकास गुफ़ाओं में भी होता था। गुफ़ा में जो लोग रहते थे आदिवासी लोग, वो भी जो है कलाकारी करते थे। तो ऐसा नहीं था कि लोगों ने मिलकर कहा कि भैया चलो कला के विकास के लिए हमें राज्य का निर्माण करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। धर्म धर्म से कोई लेना-देना नहीं राज्य का। राज्य के उदय में धर्म का कोई योगदान नहीं होता, ठीक? धर्म आस्था का विषय है और राज्य एक अलग विषय है, ठीक? राज्य सामाजिक विषय होता है। और अगला है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण से क्या लेना-देना? मतलब विदेशी आक्रमण हो रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम मिलके एक राज्य में आते हैं, बाकी सरकार का गठन करते हैं, राज्य का गठन करते हैं, ताकि हम विदेशी आक्रमण से बच सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, ये है इसका सही आंसर। मतलब इसको कैसे समझिए? कृषि उत्पादन में वृद्धि का अर्थ ये है कि पहले लोग कबीले बना के रहते थे, ठीक? लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, क्योंकि उन्होंने फसल तो खो ही ली थी। कि मतलब कौन से अनाज खाने वाले हैं, कौन से नहीं खाने वाले हैं, कौन से पौधों को खाए जाते हैं, कौन से पौधे नहीं खाए जाते हैं। लेकिन वो फसल उगाना नहीं जानते थे। जब वो उगाना सीख गए, तो फिर वो एक ही जगह रहने लगे। एक ही जगह रहने से ये हुआ कि फिर वो इलाका बढ़ता गया और फिर ऐसे राज्य का उदय हुआ, ठीक? ये आपका पहला इसका बी। चलिए उत्तर बी। अगला अगला है आपका महाजनपदों महाजनपदों का काल किस समय से माना जाता है? ठीक। अगर हम अपने चैप्टर को देखें, हमारा ये जो पार्ट है, इस पार्ट में 600 ईसा पूर्व, हमारा ये पार्ट 600 ईसा पूर्व ईसा पूर्व से 600 ईस्वी 600 ईस्वी तक का है, ठीक? तो हम जो ये जो हमारा प्रश्न महाजनपदों का काल किस समय से माना जाता है, तो इसके अनुसार ये जो हमारे पाठ की डेट है, कि इतने से इतने समय तक का हम इतिहास इस पाठ में पढ़ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक? 1500 ईसा पूर्व, दूसरा भी नहीं है, डेट इनके बीच आएगी। अब महाजनपदों का काल महात्मा बुद्ध के समय का था, तो महात्मा बुद्ध 200 ईसा पूर्व में तो नहीं हुए। ये ये इसका आंसर है सी, ठीक? ऐसे हम आंसर निकालते हैं। मैं आप टेक्निक देख रहे हैं मैं किस टेक्निक से आंसर निकाल रहा हूँ? इस टेक्निक से आंसर निकाले जाते हैं, ठीक है? हाँ, समझिए देखिए, आपने जो क्रिश्चियंस भगवान होते हैं, जो उनके जो पैगंबर हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में राम होते हैं, मुस्लिम्स में अ, जो मोहम्मद साहब हुए हैं, ठीक है? ईसाई जो सिख होते हैं उनमें गुरु नानक देव हुए, वैसे ही जो ईसाई लोग होते हैं, उनमें जीसस जीसस हुए, ठीक, जीसस क्राइस्ट, ठीक है? ईसा मसीह। तो उनको जो है सूली पे जैसे आपने देखा होगा ये जैसे इस जगह जो होता है ना क्रॉस, इस पे उनको यहाँ पर कील बाँध के हाथों में जो है लगाकर यहाँ सिर पे कील और यहाँ पैरों में कील लगाकर उनको ठोक के मार दिया गया था। तो ये आपने कहीं न कहीं देखा होगा चर्च में अगर आप जाएँगे तो। तो जब वो पैदा हुए थे तो उस दिन को 1 तारीख जोड़ा जाता है, वो पहली तारीख थी। और अगर ये पहली तारीख की बात हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया थी। लेकिन बात ये थी कि मतलब उससे पहले लोगों ने कभी तारीख या दिन नहीं जोड़े थे। अंग्रेज़ लोग होशियार थे, उन्होंने अपने भगवान के जन्मदिन पर 1 तारीख जोड़ ली। उसके बाद से वो डेट गिनते जा रहे हैं। तो ये जो 2025 आप देखते हैं ना, ये 2025 जीसस हैं, इनके जन्म के बाद के 25 मतलब 2025 साल पहले ही पैदा हुए थे। ठीक है? समझे आप? अब डेट का समझिए, इसमें डेट में क्या डेट का क्या योगदान है? जैसे ये जीसस यहाँ पैदा हुए, ठीक? ये जीसस यहाँ पैदा हुए, ठीक? अब इस डेट से पीछे और इस डेट से आगे इतिहास तो लिखा गया है। मैंने आपसे क्या बोला? ये जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, ठीक? ये है तारीख 1, ठीक? अब इस 1 तारीख को जीसस पैदा हुए।
और ये हमने डेट गिन ली, ये हमारी डेट है और आज ये है 2025 ठीक। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि इससे पहले दुनिया में इतिहास घटित नहीं हुआ, लोग जी नहीं रहे थे, लोग पैदा नहीं हो रहे थे, लोग खा पी नहीं रहे थे, लोग मर नहीं रहे थे, ऐसा तो नहीं था ना। इतिहास तो घटित हो रहा था, ठीक। तो अब बात आती है कि हम जब इतिहास ढूँढेंगे पुराना तो हम उसे लिखेंगे कैसे? अब सुनिए, भारत में भी जीसस से पहले भी इतिहास था, ठीक? तो ये जो महाजनपदों का काल की बात हम कर रहे हैं, ठीक? और ये जो इसमें डेट्स लिखी हुई हैं, सुनिए, ध्यान सुनिए, गणित के हिसाब से मत देखिएगा, ठीक है? यहाँ तो डेट ऐसे चलती है जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक? लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डेट चलती है 1, 2, 3, 4, 5 तो हम जब इतिहास इसमें पढ़ते हैं, तो हम इसको ईस्वी पढ़ते हैं, ये वाली जो डेट्स हैं, ये वाली, इनको हम पढ़ते हैं ईस्वी और इन वाली डेट्स को हम पढ़ते हैं ईशा पूर्व। क्या पढ़ते हैं? ईशा पूर्व, ठीक है? समझ में आया? हम्म, ये आपका ईशा पूर्व, ठीक? अब इसको समझिए, जैसे यहाँ पे ये 1500 लिखा है, ठीक? और ये 200 लिखा है, तो ये 1500 बहुत दूर की डेट है। ये ईशा मसीह जो थे उनके जन्म से 1500 साल पीछे की बात हो रही है और ये हो रही है ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पीछे की बात हो रही है। तो ये डेट पहले आई है, ये डेट बाद में आई है। ये डेट बड़ी है, ये डेट बड़ी है ना कि ये बड़ी है। ये डेट ठीक, आप समझ पा रहे हैं? आपका इसका आंसर है, इसका आपका आंसर है सी। चलिए, अगला देखिए। निम्न में से कौन सा महाजनपद गंगा घाटी में स्थित था? ठीक है, इसमें आपका ये जो मगध है, कैसे मगध है? जानिए। देखिए, आपका जो मगध है, वो आपका मगध मगध आपका पड़ता है बिहार में, आपका बिहार में, ठीक? और बिहार से गंगा गुजरती है। यही मगध क्षेत्र आगे चल के आपका सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे पहला जो महाजनपद है, ये आगे चल के सबसे पहला राज्य स्थापित करता है, ठीक? सबसे बड़ा राज्य। तो ये आपका जो मगध है, ये आपका पहला गंगा घाटी के किनारे जो विकसित हुआ था, सबसे पहला महानगर था। अगला आपका मगध की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? समझिए। देखिए, समुद्री व्यापार का कोई लेना-देना नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पर था, बिहार में था और बिहार में कहीं आस-पास समुद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, वो भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के आस-पास भी कोई समुद्र नहीं है। तो आपके जो नॉर्थ के स्टेट हैं, नॉर्थ के जो राज्य हैं, आपके जो उत्तर के जो राज्य है, वहाँ पर समंदर नहीं है, वो ज़मीनों से घिरा हुआ है, ठीक है? पर्वतीय सुरक्षा, पर्वत बिहार में नहीं है, हर तरफ पर्वत नहीं है, ठीक? बिहार में नेपाल की साइड में थोड़े-से पर्वत हैं, लेकिन हर जगह पर्वत नहीं है। तो मगध की शक्ति का मुख्य आधार पर्वत से घिरा होना नहीं होता। जो राज्य पर्वत से घिरे होते हैं, वो सुरक्षित होते हैं, इसलिए उनका उत्कर्ष हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन दिया है, ठीक है? पर ये कारण मगध के मामले में नहीं था। ऊन उद्योग ऊन उद्योग कैसे हो सकता है भैया? वहाँ पर तो भीड़ें नहीं थी और इतना कपास की भी उत्पत्ति नहीं होती थी। कपास काली मिट्टी में होता है और कपास जो है काली मिट्टी की उसके लिए जो उपलब्ध होती है वो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है? तो बिहार से उसका कोई लेना नहीं है। तो इसका आपका आंसर होगा बी, लौह अयस्क और उपजाऊ भूमि। मतलब ये आंसर कैसे? ये आंसर ऐसे है कि लौह अयस्क मतलब पहले उन्होंने लोहा खोजा खोजा। जब लोहा खोजा, उसके हथियार बनाए गए और फिर उससे पेड़-पौधे काटे गए। जब पेड़-पौधे काटे गए तो वहाँ पर राज्य स्थापित किया गया, अब राज्य की सीमाएँ बढ़ाई गई और जो उपजाऊ भूमि है, उसपे फसलें बोई गई, ठीक है? तो ऐसे राज्य का जो है शक्ति बढ़ती है, ठीक? क्योंकि उपजाऊ भूमि होगी तो उसमें फसल होगी तो कर आएगा तुम्हें। तुम्हारे पास पैसे सीने के लिए रखने के लिए पैसा होगा, समझे आप? चलिए अगला देखिए, देखिए बी आंसर था इसका। अगला देखिए, प्रारंभिक राज्यों में कर का मुख्य स्रोत क्या था? प्रारंभिक राज्यों में कर का मुख्य स्रोत क्या था? मतलब जो ज़रिया था वो क्या था? देखिए, व्यापार। मैंने आपको जब पिछला पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था व्यापार, जो व्यापारी होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यापार करना मतलब वो सामान बनाते नहीं, ठीक? वो नया कोई आविष्कार नहीं करते, वो खाली जो कारीगर लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, जो फसल बना रहे हैं, जो बस्ते बना रहे हैं कारीगर, उनकी चीज़ों को बेचते थे, वो व्यापारी कहलाते हैं, ठीक है? चाहे मार्केट में बेचें या विदेश में बेचें, ठीक है? तो ये जिससे मिलते बिज़नेसमैन, ठीक है? चाहे प्राचीन काल हो, चाहे आज का समय हो, बिज़नेसमैन पैसा बचा लेते हैं, कर नहीं देते। उद्योग
उद्योग भी व्यापार से संबंधित है, तो ये भी आंसर नहीं है आपका। शिल्प शिल्प में भी आपका जो है शिल्पकारी कितना पैसा लोग देंगे। मैंने आपको बताया था जब मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि जितने भी राज्य में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक, उन सभी में सबसे ज़्यादा विश्व में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर पूरे विश्व में, ध्यान रखिएगा, राजाओं को जो कर प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा कृषि से प्राप्त होता है। राजाओं के उत्कर्ष का, उनके उत्थान का जो कारण था वो था कृषि। सबसे बड़े पैमाने दुनिया में खेती होती है और उस खेती से ही लोग पैसा लेते हैं, टैक्स। तभी जाके ये लोग का जो है सेना के लिए पैसा आता है। इसका आंसर है आपका बी। ठीक, बी था इसका आंसर। भाग कर भाग ये एक कर था, किससे संबंधित था? ठीक है, भाग कर किससे? भाग कर ये आपका जो कृषि उपज थी उससे संबंधित था। ठीक है, भाग का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा। ठीक है, ये बटाई का जो हिस्सा होता था वो उसको बोलते थे भाग। कृषि की जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं भाग। ठीक, भाग कर, ऐसे ध्यान रखिए। अगला सवाल है आपका, किसान किसे कर देते थे? तो अभी हम पूरा जो डिस्कशन किए हैं, जितनी भी चर्चा की है, हम एक ही बात कर रहे हैं कि राजा कर लेता था और राजा संपन्न होता था किसानों से कर लेके जो कृषि करते थे। तो किसान किसे कर देते थे? तो सीधी-सी बात है, जब हम कर की बात कर रहे हैं, राज्यों के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो सैनिकों को तो नहीं देंगे, व्यापारी को नहीं देंगे, पुजारी को तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? उसको तो चढ़ावा दिया जाता है। तो बचा आपका राजा। कर राजा को दिया जाता है, वर्तमान समय में सरकार को दिया जाता है, ठीक? आपका आंसर बी, इसका भी बी था। आरंभिक नगरों का विकास मुख्य रूप से किस कारण हुआ? ठीक, मतलब वर्तमान समय के मतलब सॉरी जो आरंभिक मतलब प्रारंभिक सबसे पहले जो नगर थे, जैसे आज आप जिन शहरों में रहते हो, वो शहर का निर्माण कैसे हुआ? उनका विकास कैसे हुआ? ठीक, हर चीज़ का विकास होता है ना, तो मुख्य रूप से किस कारण से हुआ? चलिए देखते हैं इसको। ये धार्मिक कारण नहीं, धार्मिक कारण का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि अ, धर्म राज्य के उत्थान से बहुत पहले आ चुका था। तो नगर जो थे उनसे पहले ही धर्म आ चुका था। धर्म मतलब प्रकृति में जब वर्षा हुई तो लोग डरने लगे, फिर उसकी पूजा करने लगे, बिजली चमकी उसकी पूजा करने लगे, कभी कहीं आग लग गई, सूखे की वजह से, धूप की वजह से पत्तों में आग लग गई, लोग उसको ही पूजने लगे, ठीक है, बाढ़ आ गई उसको पूजने लगे। तो उन चीज़ों को डर की वजह से लोगों ने पूजा और उनकी फिर उनसे मान्यताएँ जुड़ने लगी और फिर वो उसको धर्म से जोड़कर मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। ऐसे एक ईश्वर की कल्पना का विकास हुआ और लोग ईश्वर को मानने लगे, जिसको कभी देखा नहीं। तो धर्म की मान्यता पहले से थी, तो धर्म के कारण नगर का विकास नहीं हुआ। ठीक, प्राकृतिक आपदाएँ मैंने बोला प्राकृतिक आपदाओं से ईश्वर का धर्म का तो उदय हुआ है, लेकिन नगर का नहीं। विदेशी आक्रमण नहीं, विदेशी आक्रमण कहीं पर से नहीं। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जैसे मान लीजिए कि विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि चलो अच्छा एक काम करते हैं, हम अपने नगर का विकास करते हैं और वहाँ पर हम सरकार बनाएँगे और फिर जो हमको कर देंगे वो सेना रखेगी और वो हमारी रक्षा करेगी। ऐसा नहीं था, इतना उन्होंने नहीं सोचा। नगर का विकास स्वतः होते चला गया, कैसे हुआ? ये देखिए, नगर का विकास प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों से हुआ। लोग अपना काम करते जा रहे हैं बस ईमानदारी से, ठीक? लोग अपना काम करते जा रहे हैं और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है? और विकास होता जा रहा है नगर का, ऐसे होता है, ठीक? इसका आंसर बी। अगला है, निम्न में से कौन-सा प्राचीन नगर था? ठीक, निम्न में से कौन-सा प्राचीन नगर था? ठीक, अब इसका जो है आपका समझिए, पाटलिपुत्र, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ठीक? पाटलिपुत्र हम जानते हैं कि प्राचीन काल में एक्जिस्ट करता था, ये जो है पाटलिपुत्र में आपका जो जनपद महाजनपद थे, उसके जो राज्य उसके बाद जो राज्यों का उदय हुआ, उन राज्यों में एक राज्य की राजधानी था, ठीक है? दिल्ली आपका वर्तमान समय में प्राप्त होता है, आप जानते हैं, मुंबई जानते हैं और चेन्नई जानते हैं। पाटलिपुत्र ये पुराना प्राचीन काल का नाम है और इसको वर्तमान में ये जो आपका पाटलिपुत्र है, इसको वर्तमान में पटना कहते हैं और ये आपका बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक? ये आपका बिहार में पड़ता है। तो इसका आपका आंसर हो गया ए, ठीक? चलिए, अगला देखिए, इसका आंसर ए था, ठीक है? ए।
पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? पाटलिपुत्र आपका हमने जिससे भी बात की थी जब मगध की हम बात कर रहे थे कि मगध वो गंगा नदी के किनारे कौन-सा नगर बसा हुआ था तो मगध था, मगध बिहार में पड़ता है तो बिहार में अभी पाटलिपुत्र की बात की थी हमने कि पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। तो बिहार से कौन-सी नदी गुज़र रही है? ये आपकी साउथ की नदी है, ये भी साउथ की नदी है। यमुना आपकी उत्तर प्रदेश से गुज़रती है लेकिन आपकी बिहार से नहीं गुज़रती है। गंगा आपकी बिहार से गुज़रती है तो आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर बनेगा वो है गंगा। ठीक? आंसर बी। शिल्पकार किस वर्ग से आते थे? अब जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि कोई किसी चीज़ में निपुण है, ठीक है? किसी कार्य में निपुण है, वो उसमें एक्सपर्ट है, तो वो कहाँ से होगा? नगर से होगा, कैसे? समझिए इस बात को। जैसे दास तो काम नहीं करेगा, कृषक काम नहीं करेगा, शासक काम नहीं करेगा। शिल्पकार का मतलब है, ये जो वर्ग है, वो नगरवासी थे। मतलब नगर में जो लोग रहते हैं, वो वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे राजा लोग रहते हैं, तो उनके लिए वो कार्य करते हैं। तो वो उनके लिए मूर्तियाँ बना रहे हैं, वो उनके लिए तरह-तरह की चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है? आर्टिस्ट जिन्हें आर्टिस्ट कहते हैं, तो वो नगर से ही तो आएँगे। ग्राम में बनाने का कोई मतलब नहीं, ग्राम के लोग यूज़ ही नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो उतने अमीर ही नहीं है। तो वहाँ पे शिल्पकारों का कोई मतलब नहीं। तो वो आती है अपनी आपकी नगरवासी। ठीक है, आपका आंसर सी। अगला है आपका आरंभिक नगरों में किस प्रकार का बाज़ार होता था? ठीक है? शुरू में जैसे कि आज आप जाते हैं मार्केट्स में तो आप देखते हैं वहाँ बाज़ार लगते हैं, कभी-कभी बुध और शुक्र की बाज़ार अलग लगती है और नॉर्मल तो बाज़ार लगती है लेकिन बुध और शुक्र की बाज़ार अलग लगती है। तो उसी में ये बात कर रहा है कि अ, आरंभिक नगरों में किस प्रकार का बाज़ार होता था? तो ये देखिए, कोई बाज़ार नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में जब से इंसान आया है तो और उसने संग्रह करना प्रारंभ किया, चीज़ों को एकत्रित करना प्रारंभ किया और उसने जब संग्रहित करने लगा उसके बाद ज़्यादा चीज़ें होने लगी तो वो देने लगा, ठीक है? पहले पैसा नहीं चलता था तो तुम अपनी चीज़ हमें दे दो, हमारी चीज़ तुम ले लो। यानी ज़रूरत की चीज़ आदमी एक-दूसरे में बाँटता था, मतलब एक-दूसरे में एक्सचेंज करता था, अदला-बदली। जैसे आप लोग क्लासेस में कहते होंगे कि ऐसा है कि तुम ये वाला पेन ले लो, मुझे वो वाला पेन दे दो। मुझे तुम्हारा पेन अच्छा लगा, तुम्हें मेरा पेन अच्छा लगा, तुम मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लूँ। तो एक्सचेंज हुआ करता था पहले के ज़माने में, वैसे नहीं था। तो कोई बाज़ार का होना तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? और ग्रामीण हाट ग्रामीण हाट का मतलब है कि जो छोटी-मोटी कुटिया होती है, वहाँ पर वो छोटी-मोटी जैसे दुकान खुली है, ऐसा नहीं था। दुकानें पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है? साप्ताहिक बाज़ार, यानी सप्ताह में 1 बार बाज़ार लगना। उन लोग को डेट्स ही नहीं पता थी, उनके पास कैलेंडर नहीं था कि भैया आज दिवाली है, आज आज जो है आज संडे है, आज सोमवार है, आज होली है, क्रिसमस है, ये सब उनके पास कैलेंडर ही नहीं, तो उन्हें ये सब चीज़ें कहाँ से पता होंगी? तो साप्ताहिक बाज़ार तो यहीं पर से हमारा गलत हो जाता है। हमारा बचता है स्थायी बाज़ार, मतलब ऐसी बाज़ार जो हमेशा लगी रहती है, ठीक है? हर दिन, हर सप्ताह, हर माह, पूरे साल लगी रहती है। उन्हें साल नहीं पता, वो हमेशा लगी रहती है, तो वो स्थायी बाज़ार, कभी उखड़ती नहीं। आंसर आपका सी। सिक्कों का प्रयोग किससे जुड़ा हुआ है? ठीक, सिक्कों का प्रयोग कौन लोग करते हैं? किनका मतलब काम है सिक्कों से? किसान का फसल से है, ठीक? वो फसल मेन चीज़ उसका फसल से, ठीक? शिक्षा का किताबों से जो जो उस समय जो भी होते ताम्रपत्र जो भी चीज़ें थी, ठीक है? उनसे होता था। धर्म का होता था, वो पाठ पूजा से होता था, ठीक है? मेन उसका पैसे से नहीं है लेकिन वर्तमान समय में पैसा लिया जा रहा है वो बात अलग है, ठीक है? तो हमारा इसका आंसर होगा व्यापार। मैंने आपको ना व्यापारी का काम होता है वो जैसे कि ये फसल है, ठीक है? ये शिक्षा कोई सामग्री है। ठीक है, या राजा कोई सामग्री है, राजा कुछ चाहिए, उसकी जो लग्ज़री की चीज़ें हैं, उसकी जो उपभोग की चीज़ें हैं, वो सारी व्यापारी बेचते हैं। तो व्यापारी की का काम है पहले वस्तु खरीदना, फिर वस्तु बेचना। उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्कों का ही है। समझे आप? जी, इसका आंसर है आपका अगला है आपका पंचमार्क सिक्के किस धातु के होते थे? पंचमार्क समझते हैं आप क्या होता है? पंचमार्क का मतलब होता है जैसे कि जिस पे दबाव डाल के बनाया जाता है। जैसे आप मोम गलाते हो, दिवाली पे आपकी जो मोमबत्तियाँ होती हैं, उसमें आप मोम गलाते हो। तो जैसे मान लीजिए मोम गला लिया आपने, फिर आप सुखाते हो, फिर उसका जब हल्का-सा गर्म होता है, थोड़ा सूख चुका होता है, फिर आप उसपे उसे दबा दो। तो जिस तरीके से दबाओगे उस तरीके का आकार उसमें आ जाएगा। तो पंचमार्क सिक्के वो होते हैं,
जब धातु को गर्म किया जाता है और हल्का-सा ठंडा करने से पहले उसको किसी चीज़ से दबा दिया जाता है। एक मोहर जो है राज्य ने जो भी है, राज्य का जो भी राजा ने जो भी उसका आकार, प्रकार निश्चित किया है, उसमें जो भी लिखना-विखना है वो सब दबा कर किया जाता था, ठीक? तो उसे कहते हैं पंचमार्क। पंच माने दबाना, ठीक? मार्क माने निशान। तो इसमें आपका जो है जो धातु होती थी, लोहा नहीं, ठीक? जो पूछ रहा है पंचमार्क सिक्के किस धातु के? सिर्फ़ पंचमार्क सिक्के, तांबा, सोना नहीं, सिर्फ़ चाँदी। चाँदी एकमात्र ऐसी धातु थी जिसके सिक्के पंचमार्क दबाकर जो है बनाए जाते थे। आंसर बी। किसान की स्थिति कैसी थी? ठीक, किसान मतलब किस तरह से उनकी जीवन था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जैसे पूरी तरह स्वतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। वर्तमान समय में आप जब लोकतंत्र में जी रहे हैं, तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाए। कहीं बैंकों के दबाव में हैं, कहीं राजाओं की मतलब सरकारों की नीतियों के तहत दब गए हैं। कब और इससे पहले ज़मींदार लोग हुआ करते थे अंग्रेज़ों के समय में, आज़ादी से पहले, तो उनके दबाव में रहते थे, मुगलों के दबाव में रहे, ठीक है? हमेशा वो कहीं न कहीं दबाव में रहे, मतलब स्वतंत्र तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर आपका, ठीक है? आप आँख बंद करके स्वतंत्र वाले को गलत साबित कर सकते हो, ठीक है? दास के समान, पर इतनी बुरी भी इसलिए नहीं थी कि दास हो जाए, दास अलग होते हैं, दासों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती, उन्हें दासों को बेचा जाता है, उनसे काम करवाए जाते हैं अपने, उनको पैसा नहीं दिया जाता। एक होता है नौकर, एक होता है दास। नौकर होता है जिसको आप पैसे देते हो। दास होता है जिसको आपने एक बार खरीद तो लिया लेकिन अब उससे पैसे नहीं लोगे, आप उससे ज़िंदगी भर काम करोगे, ठीक है? जस्ट लाइक जानवर भी ऐसा। और व्यापारी की बात नहीं, व्यापारी की बात नहीं। व्यापारी भाई आए दिन पैसा कमा रहा है, ठीक है? तो वो वैसा स्थिति नहीं थी, इतनी मौज में भी नहीं था। तो आपका आंसर बनता है राजा पर निर्भर। राजा पर ही निर्भर है कि राजा हमसे कम टैक्स ले तो हम अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा पैसा बचा पाएँ। राजा ने ज़्यादा टैक्स ले लिया तो हम नहीं बचा पाएँगे। और अगर कभी बाढ़ आ गई, सूखा आ गई तो हम राजा के पास ही जाएँगे कि अरे सर हमारी मदद कीजिए। जी, तो आपका आंसर बी। राजा का मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, राजा का मुख्य कार्य क्या था? खेती करना किसान का काम था, ठीक है? और व्यापार करना व्यापारी का, शिल्पकारी का, मज़दूर का काम था। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर है कर वसूलना और सुरक्षा देना, जो कि सरकारें और राजा करते थे। अगला है आपका आरंभिक राज्यों में सेना का खर्च कौन उठाता था? ठीक है, सीधी-सी बात है, राजा कर लेता है तो राजा ही उठाएगा, राजा ही जो है उसकी सुरक्षा का कार्यभार करता है। अगला देखिए, विष्टि किससे संबंधित था? ठीक है, व्यापार से नहीं, सैनिक सेवा से नहीं, धार्मिक सेवा से नहीं। विष्टि का अर्थ समझिए, विष्टि का अर्थ होता है जो है मज़दूरी, ठीक है? मज़दूरी से अर्थ है इसका विष्टि से। तो अब मज़दूरी से अर्थ है तो व्यापार में मज़दूरी नहीं होती, धर्म में मज़दूरी नहीं होती, सैनिक सेवा करता है, मज़दूरी नहीं करता है। तो जबरन श्रम ये आपका आंसर है। पकड़ के ज़बरदस्ती से उससे श्रम करवाते हैं। नगरों में रहने वाले प्रमुख लोग कौन थे? नगरों में रहने वाले प्रमुख लोग कौन थे? नगर बहुत महँगे होते हैं, ठीक? तो वहाँ पर व्यापारी रहेगा और शिल्पकार। शिल्पकार राज्य में रहकर जो है चीज़ें बनाता है तो इसलिए उसे रहना पड़ता है। व्यापारी वहाँ पर चूँकि संपन्न है इसलिए रहता है, ठीक है? व्यापार करता है नगर में, ठीक है? गाँव में व्यापार नहीं होता, व्यापारी वहाँ पे दुकान नहीं खोलेगा, ठीक है? आंसर आपका सी। नगरों में प्रशासन कौन सँभालता था? ठीक है? अब नगर में प्रशासन सँभालने की बात हो रही तो सीधी-सी बात है इसमें आपका जो आंसर आएगा वो है आपका बी, ठीक है? किसान नहीं सँभाल सकता, व्यापारी नहीं सँभाल सकता, पुरोहित नहीं सँभाल सकता है आपका राजा के अधिकारी, ठीक? आरंभिक नगरों में जल आपूर्ति किससे होती थी? आरंभिक राज्यों में जल आपूर्ति किससे होती थी? ठीक है? नहरों से नहीं, क्योंकि देखिए नहरों की अगर बात करें तो आप नहर कहाँ तक खोद के ले जाओगे? कि सभी जो राज्य है, सभी नगर वो नदी किनारे नहीं बसे जो आप नदी से नहर खोद कर ले जाएँ, ठीक? पाइपलाइन का कोई संभावना नहीं, आज ही के ज़माने में पाइपलाइन की छापाई सरकार है, वो ज़माने तो थी ही नहीं। वर्षा जल से
वर्षा के जल का कोई भरोसा नहीं, कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी और तो उसको स्टोर करना भी इतना आसान नहीं था। तो मेन आपका आंसर है इसका आपका आंसर है तालाब और कुआँ से, ठीक? ये आपके नहीं। निम्न में से कौन व्यापार मार्ग का उदाहरण है? मतलब व्यापार किन मार्गों से किया जाता था? ठीक, हिमालय मार्ग से। हिमालय उत्तर पश्चिमी जो मार्ग है आपका पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में हिमालय जो है उसके बीच में एक रास्ता था जिसे दर्रा बोलते हैं। वहां से निकलकर विदेश में जाते थे और व्यापार करते थे। उत्तरापथ, ये भी आपका वहीं पर पड़ता है। दक्षिणापथ, ठीक है। दक्षिणापथ आपका दक्षिण में जो राज्य है, दक्षिण में जो आपके राज्य है वहां से समुद्र से होते हुए जाते थे, ठीक है। तो ये आपके वहां से राज्य पड़ता है, ठीक। तो मेन चीज पूछा है कि इसमें आपका व्यापार का मार्ग, कौन सा मार्ग? देखिए, मार्ग तीनों थे, लेकिन व्यापार के लिए पूछ रहा है तो आपके एक मिनट, इसमें आपको व्यापार के लिए अगर पूछ रहा है तो आपके सिर्फ दो आएंगे, बी और सी। तो आंसर होगा आपका डी, ठीक। आंसर उत्तरापद किसे जोड़ता था? ठीक है, उत्तरापद किसे जोड़ता था? उत्तर भारत के नगरों को, ठीक, ये जुड़ता है। इसके नाम से पता चल रहा है। ज्यादा कन्फ्यूज होना नहीं, उत्तरापद क्या उत्तरापद, उत्तर का जो पथ मतलब उत्तर का जो रास्ता है, दक्षिण दक्षिण भारत तो नहीं होगा, समुद्री मार्ग नहीं होगा, ठीक। दक्षिण पथ में आप समुद्र का मार्ग ला सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, वो हिमालय वाला क्षेत्र होता है, ठीक। तो इसका आपका आंसर है ए। व्यापारी किस माध्यम से वह विनिमय करते थे? ठीक है, अब वही चीज पूछ ली गई इन्होंने। तो हमने भी पढ़ा था कि सिक्कों का जो प्रयोग था वो कौन करते थे। इसमें आंसर हमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका आंसर शिल्पकार किस प्रकार का कार्य करते थे? ठीक, शिल्पकार जो लोग थे, जो मैंने आपसे बताया, वो राजाओं के लिए कार्य करते थे, नगर में कार्य करते थे। तो किस किस तरह के काम करते थे? कृषि का काम तो किसान करते थे, शिक्षा का काम जो गुरुकुल होता था वहां पर गुरु होते थे वो करते थे, शासन का काम जो राज्य के अधिकारी थे, राजा के अधिकारी वो करते थे। तो हमारा बच्चा ऑप्शन है धातु का काम, यानी सोना चांदी, इन सब चीजों से जो चीजें बनती हैं, जो भी आभूषण वूषण तगारे वगारे वो सब चीजें, ठीक, शिल्पकार में आता है। वास्तु, वास्तु संबंधित जैसे कपड़े उपड़े हैं, ठीक है, और खान पीन के जो पात्र है, वस्त्र बर्तन वर्तन है, मिट्टी के बर्तन और चांदी सॉरी उसके लोहे के बर्तन, ठीक है, वो सब चीजें बनाने वाले लोग शिल्पकार कहते हैं, ठीक है? कारीगर, इनको आप शिल्पकार को कारीगर भी कह सकते हैं। आरंभिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक अर्थव्यवस्था किस चीज पर आधारित थी? तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं पहचानने में, कृषि पर आधारित। अगला है कर वसूली से राजा क्या करता था? कर वसूली से राजा क्या करता था? चूंकि राजा सेना का कार्य करता था, मतलब सेना रखता था, राज्य की सुरक्षा करता था, तो उसका काम हो सेना और प्रशासन चलाना था। किसान को क्या सुविधा मिलती थी? किसान को क्या सुविधा मिलती थी? ठीक, किसान को देखिए, व्यापार से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, रोजगार से मतलब नहीं सोच रहा। नगरों में कौन सा वर्ग सबसे प्रभावित था? नगरों में सबसे ज्यादा, मैंने आपको इसमें बताया था कि जो नगर थे उनमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव लोग थे, किसा, किसान गाँव में रहता था, ठीक? शिकारी से कोई मतलब नहीं, दास, दास तो फिर उसके साथ कोई अधिकारी है उसके पास, आपका व्यापारी। आरंभिक नगरों में आवास कैसे होते थे? तंबू, तंबू, तंबू जैसे आज का जमाना यूज करते, लेकिन उसमें तंबू नहीं हुआ करते थे, लोग झोपड़ियां बनाते थे छोटी छोटी। अगर टेम्परेरी भी है तो वो तंबू नहीं कहा जा सकते थे। पत्थर की तो गुफाएं होती थी, उनको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, प्रारंभिक नगरों के समय में तो नहीं। अब बात हो रही प्रारंभिक नगर, ठीक, की आवास, लकड़ी के नहीं। लकड़ी में यूरोप में काफी बनाए जाते हैं, अमेरिका में काफी बनाए गए प्रारंभिक नगर, लेकिन भारत में मिट्टी और ईंट के थे। हमने जैसे हड़प्पा सभ्यता में देख चुके हैं, और महाजनपद में भी मिट्टी और ईंट का प्रयोग होता था, ठीक है। कच्ची ईंटें थी लेकिन उनका प्रयोग होता था, ठीक। आंसर है आपका इसमें बी। सवाल नंबर 31, आरंभिक राज्यों में कानून कौन बनाता था?
सरकार नहीं होती उसमें, सिर्फ़ राजा था। तो कानून आपका राजा बना। किसान का मुख्य काम क्या था? किसान का मुख्य काम खेती करना था, ठीक है। अगला देखिए, नगरों में कर कौन देता था? नगरों में कर कौन देता था? अभी हमने देखा कि नगर में किसान नहीं रहता है, जो रहता है वही कर देगा ना, व्यापारी और शिल्पकार। आरंभिक नगर किसके केंद्र थे? आरंभिक नगर किसके केंद्र थे? तो आरंभिक नगर आपके व्यापार और प्रशासन के केंद्र थे। राजा की आय का बड़ा स्रोत क्या था? राजा की आय का बड़ा स्रोत कर था। क्या था? कर। दान उसे मिलता था, लेकिन दान इतना नहीं था जितना कर था, क्योंकि किसान ज्यादा था तो किसानों से ज्यादा। भाई आप ज्यादा जिनकी संख्या है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और आप चंदा मांगो, ठीक है, और एक एक रुपया मांगो, 45 रुपये होगा आपके पास। 45 बच्चे हैं और एक बच्चे से आप 45 मांगो, तो एक बच्चे को देने में दिक्कत होगी। लेकिन आपने अगर अगर हर बच्चे से 1 रुपया मांगा, तो आपको आपको भी दिक्कत नहीं होगी और लेने देने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो कर था वो ज्यादा लोगों से लिया जाता था। तो ज्यादा लोगों से लेने पर वो जो मात्रा होगी, जो संख्या होगी, वो ज्यादा होगी। समझे? मान लीजिए किसान ने 100 रुपये कमाया, 100 रुपये में से 10 रुपये किसान से ले लिए, तो एक किसान से 10 रुपये लिए और 100 किसान है, तो कितने रुपए हुए? समझ रहे हैं आप? तो और व्यापारी कितने होंगे? व्यापारी मैं कह रहा हूँ कि एक नगर में अंदाजन बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 100 किसान है, तो 4 या 5 व्यापारी होते थे, ठीक है, तो उससे पैसा नहीं आता। ठीक है, आपका आंसर है इसमें कर। अगला है आपका सवाल नंबर 36। आरंभिक काल में सड़कें क्यों बनाई गई थी? पर्यटन से कोई लेना देना नहीं। मनोरंजन, उस समय आदमी मनोरंजन नहीं जानता था, मनोरंजन क्या होता है, वो बस काम करना जानता था। शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा का तो इतना कभी दबदबा रहा नहीं है। व्यापार और सेना। नगर में वस्तुओं का उत्पादन कौन करता था? नगर में वस्तुओं का उत्पादन कौन करता था? नगर में वस्तुओं का उत्पादन कौन करता था? इसमें आपका जो आंसर है, किसान तो नहीं हो सकता, किसान तो नहीं हो सकता, राजा भी नहीं और सैनिक भी नहीं। हम वस्तुओं के उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कि वस्तुएं कौन बनाता है, वस्तु बनाने का काम किसका है? व्यापारी काम होता है बेचना, बनाते हैं शिल्पकार। आंसर आपका इसमें बी। किसान किस प्रकार का कर देता था? ठीक है, किसान किस प्रकार का देता? नगद, हाँ, नगद भी देने का ऑप्शन था। उपज का हिस्सा, उपज का मतलब जो तुमने फसल की उसमें जो हिस्सा हुआ, हम वो पैसा भी देते थे। मतलब पैसा नहीं, मतलब जो फसल हुई हम उस फसल का हिस्सा दे देते कि राजा साहब आप इतना रख लो, हम अभी फसल बेच नहीं सकते, या वापस इतना टाइम नहीं है, आप जो है ये रख लो। तो राजा उसको अपनी गोदाम में रखा। श्रम, श्रम का अर्थ ये है कि मतलब किसान के पास पैसा नहीं है, किसान फसल देने की इच्छा में नहीं है, तो वो कहता था मैं आपके लिए कार्य करूँ, मतलब श्रम। अब हमें अपना कोई काम बताओ, हम आपके लिए कर देंगे फ्री। ठीक, तो उसमें आपका ये सभी आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 39। गृहपति शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? गृहपति शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? गृहपति मतलब गृहपति, जब घर है उसका एक हिसाब से पिता या पति, उसको चलाने वाला कौन होता है? अगर एक नगर है या दुनिया मान लीजिए घर है, तो उसका पति या पिता कौन हो सकता है? आप अंदाज लगाइए। पति या पिता का क्या कार्य होता है? वो हमको खिलाता पिलाता है, लालन पालन करता है। तो राजा हमें दिखलाई तो पड़ता है, पर राजा नहीं होता, पुरोहित नहीं होता, व्यापारी नहीं होता, किसान जो अन्न उगाता है वो गृहपति कहलाने योग्य होता है। वो अगर कमाना छोड़ दे तो राजा कितना ही युद्ध लड़ ले, व्यापारी कितना ही व्यापार कर ले, पुरोहित कितना ही पूजा पाठ कर ले, पर आदमी भूखा मर जाएगा। तो गृहपति कहलाता है धनी किसान। आरंभिक नगरों का पतन किस कारण हुआ? ठीक है, जो शुरू में जो नगर थे, हमने उनका उत्थान भी देखा, उनमें वो
कौन कमा रहा है, कौन कर दे रहा है, कौन क्या कार्य कर रहा है, हमने उसपे चर्चा की। अब बात करें वो नगर खत्म भी तो हो गए, आज के ज़माने में नहीं है ना वो नगर, तो वो खत्म क्यों हो गए? क्या कारण? तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएँ हाँ, प्राकृतिक आपदाएँ भी ज़िम्मेदार हैं, जैसे मान लीजिए कभी सूखा पड़ गया, कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, ठीक है? कभी आग लग गई, ठीक है? आग तो चलिए अब प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन सूखा, बाढ़ ये दोनों ज़िम्मेदार हैं, ठीक है? व्यापार में कमी। अब भाई प्राकृतिक आपदा, सूखा या अगर बाढ़ आ गई तो व्यापार पे तो असर पड़ेगा ना, ठीक है? राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता से ये अर्थ ये है राजनीतिक अस्थिरता से अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए एक राजा है, वो राज्य कर रहा है, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब राजा बूढ़ा हो गया। अब राजा बूढ़ा हो गया, तो उसके बच्चे गृह युद्ध कर रहे हैं, आपस में गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक? अब उनकी लड़ाई करने वो लड़ाई कर रहे हैं या फिर पड़ोसी राज्य हमला कर रहे हैं कभी-कभार, ठीक है? तो और जो राजा लोग के परिवार में जो रिश्तेदार लोग वो लोग भी गद्दी हासिल करना चाहते हैं, आए दिन षड्यंत्र कर रहे हैं। सेनापति है और जो मौजूद सेनानायक लोग हैं, सरदार लोग हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल है, वो सभी लोग महत्वाकांक्षी हैं, वो भी गद्दी हासिल करना चाहते हैं, तो षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है? इन सब में क्या होता है? इन सब में होता ये है कि राज्य की जो शांति होती है, वो खत्म हो जाती है। कोई एक राजा नहीं बना रह पाता, ठीक है? आए दिन लगभग 6 महीनों में, साल भर में, 2 साल में, 4 साल में राजा बदलता रहता है, जिससे कि वहाँ की आम लोगों को जो है दिक्कत होती है और नगर का इससे खत्म होता है, लोग वहाँ पे नगर छोड़ के जाने लगते हैं, ठीक है? तो इसका कारण होगा आपका ये सभी आंसर आपके ये सभी आंसर। तो होगा आपका सभी, उपरोक्त सभी। राजा का अधिकार किस पर था? राजा का अधिकार मतलब राजा के जो अधिकार थे, किस पर थे? केवल नगर पर केवल नगर पर कैसे हो सकता है? राजा वो पूरे क्षेत्र का राजा है, केवल किसान पर नहीं। जिन-जिन में केवल लगा है, वो गलत है। केवल का मतलब है सिर्फ, ओनली नहीं। भूमि और प्रजा, पूरी राज्य की जितनी भूमि है, चाहे राजा वहाँ घूमने गया हो, ना गया हो, उसने अपनी आँखों से वो ज़मीन देखी हो, ना देखी हो, राज्य में अगर वो ज़मीन आती है, तो वो राजा की है, ठीक? और ऊपर वहाँ के रहने वाले लोग, आंसर आपका सी। अगला है आपका, नगरों में किस प्रकार की असमानता थी? नगरों में किस प्रकार की असमानता थी? आर्थिक, सामाजिक, कोई नहीं या दोनों? मतलब वहाँ पर अमीर-गरीब दोनों लोग थे क्या? या सब अमीर थे या सब गरीब थे? ठीक है। सामाजिक सामाजिक मतलब जो जाति के आधार पर थी, ठीक है, वो थी भी नहीं थी। तो इसका आपका आंसर होगा, देखिए, हर नगर में आज ही अगर आप देखें, तो अमीर और गरीब दोनों रहते हैं, ये सही है। समाज में सामाजिक भेदभाव अगर आर्थिक भेदभाव है, तो सामाजिक भेदभाव भी होगा। तो इसीलिए आपका आंसर है दोनों, ठीक, ये दोनों ही सही है। आपका आंसर सी। आरंभिक राज्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? क्या लोकतंत्र था? नहीं, लोकतंत्र तो आज के ज़माने में चलता है। गणतंत्र? नहीं, गणतंत्र भी नहीं था, गणतंत्र भी जो है आधुनिक समय की जो है देन। समाजवाद? समाजवाद भी आधुनिक आधुनिक समय की देन है। तो आपका एक ही बचता ऑप्शन और वो है आपका राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, वह शासन जो राजा के अंतर्गत चलता है। ठीक है। किसान और राजा के संबंध कैसे थे? राजा किसान और राजा के संबंध कैसे थे? समान समान तो नहीं हो सकते क्योंकि राजा जो है सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्तर से बहुत ज़्यादा ऊँचा है किसान से और किसान सबसे निचले तबके में आता है। स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र नहीं हो सकते क्योंकि किसान राजा के अंतर्गत आता है। शत्रुतापूर्ण, राजा से सत्ता करके किसान जितना रह ही नहीं सकता। 3 आंसर गलत हो गए तो बचा 1। सहयोगपूर्ण और लेकिन असमान, मतलब राजा सहयोग तो करता था किसानों का लेकिन असमान था, वो समान नहीं थे। किसान भी राजा को सपोर्ट करता था, ठीक है? वो मजबूरी में कर रहा है लेकिन सपोर्ट तो कर रहा है कि हाँ भई आप हमारे राजा हैं, आपको कभी कुछ चाहिए हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर साबित हैं, ठीक है? लेकिन असमान, समान नहीं है। एक गरीब है, एक अमीर है। अगला देखिए, नगरों में मंदिरों की भूमिका क्या थी? ठीक है? नगरों में मंदिरों की भूमिका क्या थी? केवल पूजा के लिए? नहीं, वो तो आज के समय में नहीं। मनोरंजन स्थल?
अ, नहीं मनोरंजन तो नहीं लेकिन क्योंकि जो आस्था रखते हैं उनके लिए मनोरंजन नहीं होता वो। शिक्षा का केंद्र मंदिर और पूजा शिक्षा केंद्र कभी नहीं हो सकता, ठीक है? आर्थिक और सामाजिक केंद्र, आर्थिक इसलिए कहा गया क्योंकि लोग वहाँ जाकर चढ़ावा चढ़ाते थे। सोने, चांदी और अशर्फियाँ, सोने, सिक्के सिक्के चढ़ाते थे। बहुत कुछ मतलब पैसा वहाँ पर बहुत जमा हो जाता था। जैसे आज के ज़माने में बैंक है, बैंक अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ ढूँढ के जाएँगे? बैंक, वहाँ पैसा भरा पड़ा है। तो प्राचीन काल में बैंकें नहीं थी, मंदिर थे जहाँ पर लोग पैसे चढ़ाते थे, तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र बिंदु था पैसे का वो था मंदिर। मंदिरों में यानी आर्थिक रूप से वो उनका केंद्र था। सामाजिक केंद्र क्योंकि समाज के लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो सामाजिक और आर्थिक दोनों का केंद्र था। आंसर आपका बी। आंसर व्यापार का विस्तार किससे हुआ? व्यापार का विस्तार किससे हुआ? सिक्कों से, सड़कों से, सुरक्षा से, उपभोग से। व्यापार का देखिए, सिक्कों से भी होता है, सिक्कों से भी होता है, सड़कों से भी होता है, सुरक्षा से भी होता है। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो व्यापार नहीं कर पाएँगे, सड़क नहीं होगी तो व्यापार नहीं कर पाएँगे, सिक्के नहीं होंगे तो व्यापार नहीं कर पाएँगे। तो आपका होगा उपरोक्त सभी। प्रारंभिक काल में दास किस क्षेत्र में काम करते थे? ठीक है, कृषि में हाँ, उनको कृषि मतलब किसान लोग भी जो अमीर किसान होते थे वो भी खरीद कर उनसे खेती करवाते थे। घर और शिल्प अ, हाँ, घर में भी उनसे जो है झाड़ू-पोछा और बर्तन धुलवाना, खाना बनाना ये सारे कार्य करवाए जाते थे। नगर में तो बहुत ज़्यादा दासों का बोलबाला था। तो इसमें आपके सभी आंसर सही है। तो आएगा आपका डी। नगरों में कर संग्रह कौन करता था? नगरों में कर संग्रह कौन करता था? ये तो कर देता था, ये भी कुछ मात्रा में देता था, लेकिन कर का ये भी मतलब राजा के अंतर्गत था तो कर देता था, ये भी कर देते थे। और तो जमा कौन करेगा? जमा करेगा राजा का अधिकारी। आरंभिक राज्यों का की अर्थव्यवस्था को क्या मजबूत बनाता था? आरंभिक राज्य की अर्थव्यवस्था को क्या मजबूत बनाता था? ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा कर प्रणाली। हाँ ठीक है, कृषि अधिशेष पर एक नगर में, एक राज्य में, जैसे आज के समय में हम सब नौकरी करते हैं, ठीक है, जो अ, एक राज्य में लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि भी होती है, तो इन सब कार्यों से ही राज्य का विकास होता है। उससे ही अर्ध उनकी अर्थव्यवस्था है, जो राज्य में पैसा आता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सभी। इसका आंसर है सभी। ठीक, अंतिम प्रश्न आपका। राजा, किसान और नगर अध्याय किस विषय से संबंधित है? मतलब आपका इतिहास तो है सब्जेक्ट, लेकिन पूछ रहा है ये एक जो आपका एक मतलब वर्ग होता है, ठीक है? हमने उतनी देर में चर्चा की उस पार्ट में पूरे, तो कुल मिलाकर किसकी बात हो रही है? क्या हम ज़मीनी की बात कर रहे हैं, ज़मीन जो भूगोल है, उसकी ज़मीन है, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं। हमने सिर्फ़ कला की बात की? नहीं। हमने इसमें किसी कहीं पर विज्ञान की बात की? नहीं। हम उतनी देर से हम कर की बात कर रहे हैं, हम व्यापार की बात कर रहे हैं, हम सिक्कों की बात कर रहे हैं, हम मंदिर में जो केंद्र बिंदु बना बैठा है, पैसा-वैसा, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। हमने राज्य की बात की, राज्य में किसान होता है, राजा होता है, व्यापारी होता है, ठीक है? कर होता है, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो किस विषय के अंतर्गत आता है? ये हमारा आता है अर्थव्यवस्था और राज्य, ठीक। द पैराडाइज़ अकेडमी से आपके जो है 50 पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। ये आपके राजा, किसान और नगर के अंतर्गत, ठीक। इसमें हमने 50 पॉजिटिव जो आपके थे उन पे हमने चर्चा की और हमने चर्चा करने के साथ-साथ उनको आंसर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ढूँढते हैं, जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ़ सही आंसर नहीं याद करके जाएँगे, हम चारों आंसर अगर 4 आंसर आ रहे हैं तो हम चारों आंसर को समझेंगे, ठीक है। तभी हमारे चैप्टर्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आप इस टेक्निक से अगर आप याद करते हैं तो आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा चैप्टर याद हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका जो तीसरा चैप्टर है इतिहास का उसके साथ, ठीक है? चलिए आज के लिए